हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब। पढ़ाई हब में आज हम अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे कुछ टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड और हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में। हमारा फर्स्ट चैप्टर था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, वो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में 2 वीडियोज़ इसके हो चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इसे कंटिन्यू करिए। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले फॉरेन ट्रेड कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी, या ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ रहे, इंडिया में रहे, तो उन्होंने उस पीरियड तक फॉरेन ट्रेड के साथ क्या क्या किया, या फिर हमारा फॉरेन ट्रेड कहाँ था, फिर कहाँ पर आ गया। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल, मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ नहीं आए थे उससे पहले इंडिया वॉज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया फिनिश गुड्स के लिए जाना जाता था, मतलब इंडिया से सामान एक्सपोर्ट होता था, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, जैसे कि फाइन कॉटन, कॉटन यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। सिल्क, सिल्क इंडिया की बहुत फेमस थी। टेक्सटाइल, उसके बाद आयरन गुड्स, आयरन गुड्स मतलब लोहे का सामान। वुडन गुड्स, वुडन लकड़ी का सामान। आइवरी वर्क, हाथी दांत का जो काम होता है, बहुत ही मतलब महंगा होता है वो भी। एंड प्रीशियस स्टोन, मतलब हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे बहुत ही कीमती जो कहते हैं हीरे जवाहरात, या इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही इंडिया बहुत ही फेमस था, बहुत ही अच्छा एक एक्सपोर्टर के नाम पर जाना जाता था। जो हमारी कंट्री से जो और भी देश लगते थे, या और जिन देशों की सीमाएं लगती थी, वो यहाँ से कई चीज़ों को लेती थी। ठीक, इसके बाद बट इट ऑल कम्स टू एन एंड बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। बट ये सब एक खत्म होने की कगार पर आ गया ब्रिटिशर्स की भेदभाव भरी वाली व्यापार नीति की वजह से। मतलब देखिए, जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर भाई पूरी तरीके से होल्ड कर लिया। हमारे सारे इकोनॉमिक जितने भी रूल्स थे, या इकोनॉमिक जितने भी डिसीजन थे, कौन लेता था? ब्रिटिशर्स लेते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज निकाली ट्रेड और टैरिफ को लेकर, जिसके चलते जो और भी जो लोग थे जो इंडिया से व्यापार करते थे, उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया से धीरे धीरे ट्रेड करना कम कर दिया। तो देखते हैं वो क्या था। सबसे पहले नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, उन्होंने इंडिया को कच्चे माल का एक्सपोर्टर बना दिया। मतलब उन्होंने इंडिया के पास ऐसा कुछ रहने ही नहीं दिया कि हम फिनिश गुड्स तैयार कर सके, हमें सिर्फ कच्चे माल का एक एक्सपोर्टर बनाकर रख दिया। वो भी किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। हम लोग क्या करते थे, या इंडियंस क्या करते थे, ब्रिटिशर्स के लिए जूट, इंडिगो, कॉटन ये सब उगाते थे एज अ रॉ मटेरियल और उनको दे देते थे। ठीक, तो हमें सिर्फ किसके लिए डेवलप किया गया? नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। और हमने इंपोर्टर, इंडिया को इंपोर्टर भी बनाया गया, किसके लिए? फिनिश गुड्स के लिए। मतलब इंडिया एक्सपोर्टर था, मतलब कच्चा माल इंडिया यहाँ से भेजता था और इंपोर्ट करता था, ब्रिटिश से सामान मंगाता था, कौन सा? फिनिश गुड्स का। मतलब हम अपना ही सामान बाहर भेज देते थे, और जब वो सामान तैयार हो जाता था तो उसी सामान को ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक मार्केट बना दिया था, जहाँ पर ब्रिटिशर्स अपना सामान तैयार कर कर लाते थे और यहाँ पर बेच जाते थे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड, व्यापार पर एकाधिकार कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। मतलब यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर आए, उन्होंने सारा का सारा मतलब अपना कंट्रोल किया, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी डिसीजंस थे जिससे भी रिलेटेड सब उन्होंने लिए, और उन्होंने सारे डिसीजन अपने फेवर में लिए। तो व्यापार के ऊपर जितना भी कंट्रोल था उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल कर लिया। मतलब बाकी हम और भी देशों से जो व्यापार करते थे, जैसे कि चीन है, श्रीलंका है, या और भी जो हमारे आसपास के देश थे, उनसे जो हम व्यापार करते थे, वहां से हमारा धीरे धीरे व्यापार क्या होता गया? कम होता गया। उसके बाद ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। अच्छा, ब्रिटिश, क्योंकि इंडिया से ब्रिटिश थोड़ा दूर पड़ता है, क्योंकि वहां पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, तब इतना ट्रांसपोर्टेशन में इतना लोग ध्यान नहीं देते थे, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सारा सामान आता और जाता था, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा होती थी। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, स्विस कैनाल, एक आर्टिफिशियल टनल बनाई। कब बनाई? 1869 में, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम हो गई। ठीक, उसके बाद फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन।
इंडिया और ब्रिटेन के बीच में बिल्कुल फ्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने लगा। मतलब किसी भी तरीके का कोई टैरिफ, कोई कोटा, किसी भी तरीके का कोई टैक्स ब्रिटिशर्स नहीं देते थे। उसके बाद अच्छा ये वाला जो था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो फ्रीली होने लगा, इससे ऑलमोस्ट 70% जो हमारा 70 to 75% जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो बर्बाद हो गया था। उसके बाद क्योंकि देखिए जब ब्रिटेन हमारा सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, यहाँ पर बहुत ही कम दामों पर या फिर बिना टैरिफ के या बिना टैक्स के जाती थी, तो वहाँ पर क्या होता था, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सामान ब्रिटेन में जाता था। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। यहाँ पर क्या है, सरप्लस ट्रेड, हम जो व्यापार करते भी थे उस व्यापार से जो भी पैसा आता था उससे क्या होता था, उससे जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ अपना ही बेनिफिट करते थे। मतलब ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उसको ट्रांसफ़र करना, उसको लाना ले जाना, अपनी चीज़ों का रख रखाव करना, अपनी आर्मी को इधर से उधर लेकर जाना। उसके बाद अगर कहीं लड़ाई हुई है तो वहाँ पर अपनी आर्मी को सही करने के लिए वहाँ पर पैसा लगाना। अपने यहाँ क्योंकि वो इंडिया में रहते थे, उनकी बहुत सारे ऐसे आर्मी थी जो इंडिया में उस टाइम पर रहती थी क्योंकि इंडिया पर उनका रूल था, तो उस टाइम पर अपने रख रखाव के लिए, अपनी चीज़ों पर पैसा खर्च करने के लिए वो सारे ट्रेड सरप्लस को खर्च कर देते थे। उन्होंने कभी भी इंडिया से जो पैसा आता था या इंडिया के व्यापार से जो पैसा आता था, उन्होंने उस पैसे को कभी भी इंडिया को डेवलप करने में नहीं लगाया। इसमें एक और चीज़ थी, वैसे इंडिया ऑब्वियस सी बात है जो 70% हमारा ट्रेड बर्बाद हुआ वो तो हो ही गया। अब इन्होंने एक और चीज़ करी थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा कि भाई अगर ब्रिटिश और इंडिया इन दोनों के बीच में कोई व्यापार होगा तो किसी भी तरीके का कोई हम टैक्स नहीं देंगे, बट अगर ब्रिटिश के अलावा इंडिया किसी और को सामान भेजता है तो वहाँ पर डबल टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब डबल टैक्स चार्ज किया जाएगा मतलब सपोज आपने 100 रुपीज़ का सामान बनाया, पहले उस 100 रुपीज़ पर टैक्स लग रहा था 10 रुपीज़ का, आपको वो सामान पड़ा 110, आपने दूसरे देश में उसे बेच दिया 120 का, तो आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब वही 100 रुपीज़ का सामान अगर आप किसी दूसरे देश में भेजेंगे, मतलब ब्रिटेन को छोड़कर, अगर ब्रिटिश को छोड़कर अगर आप कहीं दूसरे देश में भेजेंगे तो वहाँ पर जहाँ पर 10 रुपीज़ का टैक्स लग रहा था, अब वहाँ पर टैक्स जस्ट डबल हो गया या ट्रिपल हो गया। सपोज आप टैक्स दे रहे थे पहले 10 रुपीज़ का, अब आप टैक्स दे रहे हैं 20 रुपीज़ का। ठीक है, तो अब आपको वो चीज़ कितने की पड़ी, 120 की, और 120 का सामान आप बाहर 120 में तो बेचेंगे नहीं, 130 या 140 में बेचेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही लोगों को इंडिया की चीज़ें महंगी पड़ने लगी, बाहर दूसरे देशों में इंडिया की चीज़ों की डिमांड क्या होती चली गई, कम होती चली गई, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो बिल्कुल ही ख़त्म होने की कगार पर आ गया। क्लियर। उसके बाद देखते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसका एक तरीके से व्यू, उसी को हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल कहते हैं। तो उसमें क्या क्या था वो देख लेते हैं। सबसे पहले था हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जब ब्रिटिशर्स का रूल था या फिर जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उससे थोड़ा सा पहले हमारे यहाँ जो बर्थ रेट था और जो डेथ रेट था वो बहुत ही ज़्यादा था। मतलब पर 1000 में से 48 या 40% मर जाते थे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डेथ रेट की और बर्थ रेट की बात कर रहे हैं तो ये इतना ज़्यादा क्यों था। ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी इतनी नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी थी भी तो लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा डेथ रेट था और बर्थ रेट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। उसके बाद एक ईयर आया 1921। 1921 से पहले हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा हाई थी। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 3 कंडीशन होती हैं किसी भी इकोनॉमी की। देखिए, जब किसी इकोनॉमी में, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रही हूँ, जब किसी भी इकोनॉमी में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा होती हैं तो वो इकोनॉमी कहलाती है बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं हाई डेथ रेट और बर्थ रेट, उस टाइम पर जो हमारी इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ठीक, उसके बाद सेकेंड स्टेज है 1921 में। 1921 में हम सेकेंड स्टेज में कहाँ पर आए, 1921
1921 में हम सेकेंड स्टेज पर आए। सेकेंड स्टेज में होता क्या है, सेकेंड स्टेज में हमारी बर्थ रेट तो हाई ही रहती है, बट हमारी जो डेथ रेट है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स हमने मेडिकल में क्या किया, इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों में अवेयरनेस आई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1921, जिसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है इसमें, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, और उसके बाद ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इन्हें आपको याद रखना है। सो 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेज से दूसरी स्टेज में कदम रखा था। हम पहले बैकवर्ड इकोनॉमी में थे, जहाँ पर हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थी, बट 1921 में हम सेकेंड स्टेज पर आ गए, जहाँ पर हमारी बर्थ रेट तो हाई थी बट डेथ रेट क्या होने लगी, कम होने लगी। और थर्ड स्टेज होती है जहाँ पर हमारी बर्थ रेट भी कम हो जाती है और डेथ रेट भी कम हो जाती है। ऐसी इकोनॉमी को हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जो नवजात, जो मतलब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनकी जो डेथ रेट होती है उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो उस टाइम पर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, मतलब बहुत ही ज्यादा बच्चों की जो मृत्यु दर है बहुत ही ज्यादा थी। पर 1000 में से 218 ऐसे बच्चे होते थे जो अपना फर्स्ट बर्थ डे या फिर 6 मंथ या 7 मंथ ही सरवाइव कर पाते थे। किसी ना किसी बीमारी की वजह से, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से वो मर जाते थे। ठीक, उसके बाद हमें दे रखा है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो औसतन आयु होती है, औसतनिक एज होती है इंसान के जीने की, वो कितनी थी, वो अप्रॉक्सी उस टाइम पर 44 ईयर्स। 44 ईयर, अब आप कहेंगे भाई ये तो बहुत कम है। तो देखिए, जब इंसान छोटा होता है उसकी जो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हमें जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो भी रिक्वायरमेंट भी कम होती हैं। बट जब हम बड़े होते जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम काम करेंगे तो एनर्जी भी लगेगी, एनर्जी लगेगी तो हमें सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 44 ईयर्स थी। क्यों थी? क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पास इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं था। उसके बाद हमारे यहाँ मेडिकल की अगर हम बात करें या इस तरीके की और फैसिलिटी की बात करें तो वो बिल्कुल ना के बराबर थी। अगर कोई बीमारी फैलती थी तो उसके लिए कोई किसी भी तरीके का कोई प्रिकॉशन नहीं था। ठीक, तो यहाँ पर जो अप्रॉक्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ कितनी थी, 44 ईयर्स ऑन एन एवरेज। आज की अगर हम बात करें प्रेजेंटली इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 69.4 ईयर्स, ये ऑन एन एवरेज होती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लो लिटरेसी रेट। तो लो लिटरेसी रेट मतलब होता है साक्षरता दर। हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं? तो एक बात मैं आपको बता दूं, लिटरेट होने के लिए या पढ़े लिखे होने के लिए आपको किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर लिटरेट की एक डेफिनेशन होती है, अगर आप 7 या 7 साल से ऊपर के हैं और अगर आपको किसी भी एक लैंग्वेज को लिखना, बोलना और समझना आता है, मतलब पढ़ना आता है, तो आप लिटरेट कहलाते हैं। मतलब आप राइट, रीड और अंडरस्टैंड, ये तीनों कंडीशन अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज में अगर ये तीनों कंडीशन आती हैं आपकी, दैट मीन्स आप लिटरेट कहलाएंगे। उस टाइम पर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर ब्रिटिश टाइम पर सिर्फ 16% पॉपुलेशन या फिर 100 में से सिर्फ 16 लोग ऐसे होते थे जो लिटरेट होते थे, जो किसी एक लैंग्वेज को लिख सकते थे, बोल सकते थे और पढ़ सकते थे। और अगर हम फीमेल की बात करें तो वहाँ पर तो कंडीशन बहुत ही खराब थी। सिर्फ 7% फीमेल या फिर 100 में से सिर्फ 7 फीमेल ऐसी होती थी जो लिटरेट कहलाई जा सके। उसके बाद आते हैं हम पुअर हेल्थ फैसिलिटी पर। तो देखिए, इन सब में जितना भी हमने अपनी डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखा वो सब में हमारा घूम फिर कर एक वहाँ पर कॉमन टॉपिक आ जाता है कि वहाँ पर हमारी हेल्थ फैसिलिटी बहुत ही बेकार थी। ठीक है, ना ही कोई वैक्सीनेशन था, ना ही किसी तरीके का कोई सैनिटाइजेशन था, ना ही लोगों के बीच में कोई अवेयरनेस थी, ना ही कोई एजुकेशन थी। इसकी वजह से जो हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो भी क्या थी, बहुत ही बेकार थी, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ
एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो भी ज़्यादा थी, बर्थ रेट और डेथ रेट वो भी ज़्यादा थी। ये सब क्यों थे? ये सब कंडीशन इसीलिए बेकार थी ना क्योंकि हमारे पास इतनी हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। अगर उस टाइम पर हमारा मेडिकल ने इतना मतलब अचीवमेंट किया होता तो ये सारी प्रॉब्लम आती ही नहीं। ठीक, तो हमारी हेल्थ फैसिलिटी उस टाइम पर बहुत ही बेकार थी, प्लस जो गरीबी की कंडीशन थी, पॉवर्टी थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा थी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था। ठीक, तो ये थे हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।